हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम का 23 अगस्त का दूसरा शिफ्ट का पेपर आपके सामने है। दोस्तों, मैथ के इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और सारे प्रश्न हमारे फाउंडेशन बेस से पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में मात्र 2 प्रश्न मेरे कंसेप्ट से बाहर है, मेरे क्लास से बाहर है। सारे प्रश्न मेरे क्लास से हैं। प्रथम शिफ्ट में तो सारे के सारे प्रश्न मेरे शिफ्ट से थे, लेकिन इस क्लास में मात्र 2 प्रश्न बाहर से हैं और वो 2 प्रश्न जो बाहर से हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से 2 प्रश्न मेरे क्लास से बाहर से हैं। तो चलिए सारे प्रश्न को एक एक करके हल करते हैं, देखते हैं क्या पूछता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 आमों की कीमत 90 रुपया। तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि 6 आमों का जो कीमत है, मान लीजिए 6 आमों का कीमत 90 रुपया है, तो एक आमों की कीमत कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90। तो कह रहा है कि 10 आमों की कीमत कितना हो जाएगा, 150 रुपया। कलम और कॉपी की आवश्यकता भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था, ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि क्या है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले प्रश्न हैं, कैसे हल होता है ध्यान दीजिएगा। तो 5% की मैं वैल्यू यहीं पे लिख देता हूं। देखिए 5% की जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, तो 5 एकम 5 और 20 2500 1/20 होगा। यानी कि 20 रुपया मूलधन होगा तो 1 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा 21/20। यानी कि मूलधन कितना मेरा है, तो मूलधन हमारा हो जाएगा 20 रुपया और जो आपका किस्त है वो कितने का होगा, 21 रुपये का। इसके आगे क्या करते हैं कि इन दोनों का कर देते हैं वर्ग। तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग कितना होगा, 441। अब क्या करते हैं कि किस्त तो समान है, तो इन दोनों किस्तों को क्या करते हैं, समान करते हैं। यहाँ तो 441 है, इसमें कितना से गुणा करते हैं कि 441 हो जाए, तो आप कहेंगे कितना से, 21 से। जब इसमें 21 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 21 से गुणा होगा, यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 का जब 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 420। अब ध्यान दीजिएगा, अब 420 और 400 कितना मूलधन मेरा हो जाएगा, इसके अनुसार 820 रुपया। आप कहेंगे 820 रुपया। और किस्त कितने का है, तो किस्त आपका 441 रुपया का है। तो किस्त तो बराबर है 441 का, लेकिन क्वेश्चन में किस्त आपको कितना दिया है, तो क्वेश्चन में आपको किस्त दिया है 1764 रुपये का। तो 441 का 1764 कितना गुना है, तो आप कहेंगे 4 गुना है। 4 कम 4 4 को 16 64। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि 4/32 और 20 चौको 80 कितना हो जाएगा, 3280। 3280 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 करें कि बी और सी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, फिर सी चला गया, तो बी ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया। देखिए, एक व्यक्ति आपका सी है और एक व्यक्ति आपका बी है। तो सी किसी काम को करता है 18 दिन में और बी करता है कितना दिन में, 24 दिन में। टोटल काम क्या होगा, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, तो सी की क्षमता कितना होगा, तो 18 चौको 72 और बी की क्षमता कितना होगा, 24 तिया 72। यानी कि सी एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 3 7 काम करेंगे। दोनों मिलकर कितना दिन काम किए हैं, तो 8 दिन काम किए, यहाँ पे लिखा है। तो कितना काम कर दिए होंगे, 8 सत्ते 56 काम कर दिए होंगे। काम कितना करना था, 72 काम करना था और 56 काम हो गया। ठीक है, प्रश्न में पूछा क्या है, तो 20 शेष काम को कितना दिन में करेगा। काम बचा कितना, तो आप कहेंगे काम बचा कितना, 16। अब यही जो 16 काम बचा है कौन करेगा, बी करेगा, और बी की क्षमता कितना यहाँ पे 3 है, तो बटा में
3, तो 3 पचे 15, 15 और 1 16, यानी कि 5 सही 1/3 दिन में बी कर लेगा। शेष काम को कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए फिर से एक जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है? 41। प्रश्न नंबर 41 भी किससे लिया गया है? समय और कार्य से लिया गया है। चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में करते हैं, यानी कि ए है और बी है, ये दोनों किसी कार्य को 75 दिन में कर लेते हैं। टोटल काम मान लीजिए इसका एलसीएम कितना होगा? 75 होगा। ए की क्षमता भी 1 और बी की क्षमता भी 1, यानी कि ए एक दिन में एक काम करेगा और बी भी एक दिन में एक काम करेगा। आगे प्रश्न में आपसे कह रहा है, कहाँ चला गया प्रश्न? कह रहा है कि ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया तो बी शेष काम 23 दिन में करेगा। देखिए बी एक दिन में एक काम करता है, जो बी है एक दिन में एक काम करता है, तो 23 दिन में कितना काम किया होगा? 23 काम किया होगा। 75 काम तो टोटल था, लेकिन बी 23 दिन में शेष काम पूरा करता है, यानी कि बी एक दिन में एक काम करता है तो 23 दिन में 23 काम किया होगा। काम बचा कितना? तो काम बचा आपका कितना? 56। और यही 56 काम करने में ए और बी दोनों समय लिए होंगे। तो ए एक दिन में एक काम किया होगा, बी भी एक दिन में एक काम किया होगा, यानी कि एक दिन में 2 काम किए होंगे। तो 56 काम करने में कितना दिन लग गया होगा? तो 28 गुना 56, कुछ गलती की है क्या यहाँ पे? ओहो, यहाँ देखिएगा, यहाँ 2, 52, ठीक है 52, तो 26 दुना 52, कितना? 26 दुना 52, यानी कि एक कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया होगा? तो 26 दिन। 26 दिन क्या किया है? ए ने बी का साथ दिया है, तो 26 दिन ए भी काम किया होगा, 26 दिन बी भी काम किया होगा, तो 26 और 26 मिलकर 52 काम का कर दिए होंगे, और फिर 23 काम बी छोड़ के चला गया होगा, यानी कि ए ने कितना दिन काम किया? 26 दिन काम किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? 42। थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए 1 मिनट, हाँ अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 42 को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को कीमत में 25% की वृद्धि की गई। देखिए मान लीजिए कि पहले वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, अब इसमें 25% की वृद्धि किया गया है, वस्तु कितने की हो गई है? 125 की। फिर आगे कर रहा है कि फिर 20% घटा दिया गया, तो 125 का 20% कितना होगा? 20% का मतलब होता है 20%, यानी कि 20 पच्चे 100, यानी कि 5 से काटेंगे तो 25, यानी कि 25 फिर रुपया फिर से कम कर दिया गया। 125 में से 25 कम कर दिया गया, 100 हो गया। फिर आगे कुछ करा कि फिर से 10% बढ़ा दिया गया। अब 100 था, 10% बढ़ाया गया, फिर से 110 हो गया। तो कह रहा कि कीमत में परिणामी वृद्धि कितना हुआ? तो कितना वृद्धि हुआ है? तो आप कहेंगे 100 से 110 हुआ है, यानी कि 10% की वृद्धि हुआ है। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है कि क्रमशः 180 किलोग्राम और 280 किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 320 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए ध्यान से, कुछ बातें मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। 320 रुपये में बेचने पे क्या होता है? उसे 20% का लाभ चाहिए। 20% का मतलब क्या होता है कि 1/5, 1/5, यानी कि 5 रुपये की वस्तु है तो 6 रुपये उसको चाहिए, ठीक है। 5 की वस्तु है तो 6 रुपये चाहिए, लेकिन हम यहाँ से पहले लाभ को हटा देते हैं कि हमको लाभ नहीं चाहिए, यानी कि जो मूल्य होगा लाभ के बगैर वो 5 रुपया होगा और लाभ के साथ 6 रुपया होगा। इसको हल करते हैं, कितना से कट जाएगा? तो ये आपका कट जाएगा 6 पच्चीस 30, पूरा नहीं कट रहा है क्या? देखते हैं, 6 से पूरा नहीं कटेगा, तो 2 से काट लेते हैं। यहाँ क्या मिलेगा आपका? फिर तब 16,
यहाँ मिलेगा आपका 16 और नीचे बच जाएगा आपका कितना 3, और फिर 16 × 25 80, क्या मिल जाएगा आपका बिना लाभ का मूल्य 800/3। ठीक है, अब आते हैं एलिगेशन लगाते हैं इसमें। इसका मूल्य कितना है पहले, तो वह मूल्य आपका कितना है 180। उसके बाद से मूल्य कितना दिया है 280। मिश्रण का मूल्य कितना है, तो 800/3, 800/3। ठीक है, अब इस 3 को हटाना है तो 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर देखिए एक बात और होती है, हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। काट के करेंगे ना तो थोड़ा सा प्रश्न और आसान बन जाएगा। यदि आप लोग कहें तो इसको हम काट के करें, या फिर यदि नो कहें तो फिर वैसे करना पड़ेगा। लेकिन काट के करते ना तो प्रश्नों को आसान बना देती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कहीं आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाए। 3 को हटाएंगे तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 18 यहाँ कितना होता है 54, 540। ठीक है, यहाँ करेंगे तो आपका 0 तो वैसे हो जाएगा, और आपका 28 यहाँ कितना होता है 260, नहीं 84, हाँ 84, क्योंकि 8 तरीके 24 के 4 कैरी 2 3 6 6 6 2। ठीक है, 84। अब यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या मिलेगा आपका 800। घटाइए अब 840 में से 8 गया, 800 गया कितना 40, और 500, 800 में से 540 गया कितना होगा 260, 260। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4, और 2 से कटेगा कितना 13 दूना 26। अनुपात क्या मिला हमको 2:13। कहाँ पे लिखा है 2:13, यहाँ पे लिखा है देखिए डी पे, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44। ठीक है, 44 देखिए, कह रहा है कि ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 3:2 है। देखिए ए और बी के, यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ मान लीजिए बी है। गति मतलब होता है चाल, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो इनके चाल का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। फिर आगे करा है कि इसलिए ए को गंतव्य में पहुंचने पर बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। तो चाल और समय आपको पता है कि हमेशा उल्टा होते हैं, चाल और समय हमेशा उल्टा होते हैं। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में कहता है कि यदि ए दोगुनी गति से चला हो तो तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि फिर से कहाँ चले गए, इसलिए ए को गंतव्य पर पहुंचने में बी द्वारा लिए गए इसमें से 15 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए कि ए को यदि बी को 2 मिनट लगता है तो ए को कितना मिनट लग रहा है यहाँ पे 3 मिनट। हमारे अनुसार तो 1 मिनट ज़्यादा है, तो मेरे अनुसार 1 मिनट ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है कितना मिनट जाता है 15 मिनट ज़्यादा, यानी कि अधिक लग रहा है। कि यदि ए अपनी गति को दोगुनी चाल से चले तो कितना टाइम लगेगा। तो ए को यहाँ 1 की वैल्यू 3 है, ए को कितना टाइम लग रहा है जी, देखिए 1 की वैल्यू 15, तो फिर 3 की वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 45। 3 की वैल्यू कितना 45, तो उसे 45 मिनट का समय लगेगा, किसको ए को। लेकिन करा कि यदि ये अपनी गति को दोगुना कर देगा तो समय क्या लगेगा, आधा लगेगा। जब गति को दोगुना करेगा तो समय क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो 45 के आधा कितना होता है 22.5। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 45 आपको दिख रहा होगा। 45 कह रहा है कि यदि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुना का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2 गुना का मतलब होता है 100% और 3 गुना का मतलब होता है 200%। तो 5% की दर से कितना होता है 300 होता है। हमने आपको बता दिया कि
2 गुना के लिए होता है 100% और 3 गुना के लिए होता है 200% ना, 3 गुना करा ना, 3 गुना के लिए 200%। ठीक है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं। ठीक है, 5%। तो 3 गुना का मतलब कितना, 200%। ठीक है, 2 गुना का मतलब 100%, 3 गुना का मतलब 200% और 4 गुना का मतलब 300%, 5 गुना का मतलब 5 गुना का मतलब 400 और कितना, फिर उसको क्या कहते हैं, ऐसे ही 6 गुना के लिए कितना होता है, 500। 6 गुना के लिए कितना होता है, 500। तो कह कितना प्रतिशत होगा, तो देखिए 200 से 500 इसको आने में कितना टाइम्स लगा होगा, तो आप कहेंगे 2 दूना 4 कि हाँ 2.5, 2 दूना 4 और 0.5। ठीक है, 2.5 गुना लगा होगा। तो जब यहाँ 2.5 गुना लगा होगा तो दर भी क्या होगा, 2.5 गुना होगा। तो 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। 12.5% कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रश्न भी दिखाई दे रहा होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पढ़ाया गया है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेवानिवृत्त एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1 जनवरी 1983 को 380 रुपये प्रति माह था और 1/10/2083, 1/10/2084, 1/10/2085 पर 40 दिए राशि की वृद्धि के साथ यह 1/1/86 को सेवानिवृत्त हो जाता है। यह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है, तो कह रहा है कि जो आपका 1/1/93 को उसका वेतन था 380 और 1/10/2023 को जो उसका वेतन था उसमें 40% यानी कि प्रत्येक वर्ष 40 रुपये की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पहले 380 था, अगले साल क्या होगा, यानी कि 1/10/2083 को क्या हुआ होगा, 40 की वृद्धि हुई होगी। 40 की क्या हुआ होगा, वृद्धि हुआ होगा। तो कितना हुआ होगा, 40 की वृद्धि यानी कि आपका 420। अगले साल भी यानी कि 1/10/2084 को भी 40 की वृद्धि यानी कि 400 कितना 60। अगले साल यानी कि 1/10/2085 को भी 1985 को भी 40 की वृद्धि यानी कि कितना 500, यानी कितना 500। ठीक है 500। आगे देखिएगा, कुछ गलती हुआ है। 420 40 की वृद्धि 500 सही तो है, 40 की वृद्धि है ना। तो यहाँ से देखिए 480, 40 की वृद्धि 420, फिर 40 की वृद्धि 460, फिर यहाँ पे 500। ठीक तो है, ठीक है। अब करें कि इसके औसत के आधे के बराबर है, तो इसका औसत निकाल लीजिए। इसका औसत निकालिए कितना होगा, 0 तो वैसे हो गया, फिर 6 2 8 हो गया। ठीक है, और फिर 4 4 8 और 8 5 13 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका औसत निकल रहा है। अभी 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 छक्के 18 और 0, यानी कि 460 क्या हो गया, इसका औसत हो गया। और इसका आधा चाहिए तो आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 230 रुपया। 230 रुपया कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखिएगा कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 होगा, नहीं सॉरी 47 होगा। अभी 47 होगा, उसके बाद 47। कह किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। मान लीजिए कि वह संख्या x है, तो x का 70% यानी कि 70/100 कितना है,
तो वह है 0.35। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 0.35 इंटू कितना, 10/7। इधर 7/10 है, इधर आएगा तो 10/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x बराबर, अब देखिएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3.5 और बटा में कितना 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 7×5 = 35 यानी कि 0.5। ये संख्या हो गया। अब इस संख्या का कितना प्रतिशत की बात हो रही है, इस संख्या का 120% की बात हो रही है, तो 120/100। देखिए अब इस 0 से ये दशमलव हट जाएगा, क्या बचेगा आपका कि 5 × 12 बटा में कितना 100। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा आपको कितने बार में, 20×5 = 100। 2 से काटेंगे तो मिल जाएगा कितना 6/10, और जब 6 को 10 से भाग देंगे तो 0.6, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। कहाँ पे लिखा है 0.6, लिखा है डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। यदि डाउट है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, 48। कर है कि एक व्यापारी 25% लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित को लेकर अंकित मूल्य पर, ठीक है, करे कि एक व्यापारी है, वो 25% की लाभ चाहता है और इस अकॉर्डिंग वो मूल्य को अंकित करता है। यानी कि मान लीजिए वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 100 रुपया था, तो कितना अंकित करता है, 25% लाभ चाहता है तो 125 रुपया अंकित करता है। लेकिन फिर से क्या करता है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे देता है। तो अंकित मूल्य पे 16% की छूट, यानी कि अंकित मूल्य कितना किया, 25% बढ़ा के 125 किया, इस पे 16% का बेचारा क्या किया है, छूट दिया है। 25 से काटेंगे तो 25×5 = 125, अब 25 चौक को कितना 100, 4 चौक को 16, यानी कि 4×5 = 20, यानी कि 20 रुपये का छूट दिया है। कितना का छूट दे दिया, 20 रुपये का। तो 125 की वस्तु है, 20 का छूट दे दी है, कितना में बेच देंगे, 105 में बेच देंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि उसका वास्तविक लाभ कितना है, 100 की वस्तु है, 105 रुपये में बेचा है, कितने का, 5% का लाभ हो गया है। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, हाँ अब दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर आपका 49। प्रश्न नंबर आपका कौन सा, 49। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत कितना था, 40 रन था। यानी कि 30 पारियों का औसत 40 था। ध्यान दीजिएगा, जो 30 पारी है इसका औसत कितना था, 40 था। तो सम आपको पता है, सम कितना हो जाएगा, तो यानी कि 4 × 12 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। फिर आगे की बातें में क्या कह रहा है, कहाँ चले गए प्रश्न, हाँ कह रहे कि उसका सर्वोच्च स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक, यानी कि सबसे जो उसका उच्चतम स्कोर है और न्यूनतम जो स्कोर है उसमें कितने का अंतर है, 100 रन का अंतर है। ये भी इसको काम में लेंगे हम, ठीक है। पहले आगे चलते हैं। कह कि यदि इन 2 पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो 28 पारियों का औसत कितना है, 38 है। कह रहा है फिर से कि 28 जो पारियों का औसत है वह कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो फिर यहाँ सम आपका कितना हो जाएगा, 28 का 38 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा, तो 28 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1084, 1084, ठीक है। यहाँ देखिए अंतर कितने का आया, यहाँ पे अंतर कितने का आया, तो आप कहेंगे 1200 में से 184 को घटाएंगे, 136 का अंतर है। कितने का, 136 का अंतर। अब देखिए काम में किसको लेंगे, देखिए कहाँ चला गया, हाँ सर्वोच्च स्कोर उसकी न्यूनतम स्कोर से, सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट स्कोर
और उसके लोअर स्कोर में कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। ठीक है, यहां से हाईएस्ट और लोअर लो का हाईएस्ट और लो का जो योगफल हमको मिला, कितना मिला? 136 मिला। इसको हल कीजिएगा, क्या मिलेगा? अब इसको हल करते हैं तो क्या हम करते हैं, क्या हमसे पूछा है? हमसे पूछा है कि खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, यानी कि एल का मान पूछा है। तो क्यों ना दोनों को घटा दें, घटाएंगे तो एच से एच कट जाएगा और यल ये भी माइनस होगा, माइनस यल यानी कि 2 माइनस का 2l हो जाएगा और यहाँ घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से काटेंगे 18 बार में कट जाएगा, यानी कि उसका जो न्यूनतम स्कोर है कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। न्यूनतम ही पूछा था ना, न्यूनतम स्कोर क्या है? 18 आ जाएगा। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 50। यही प्रश्न नंबर 50 जो है मेरे नोट से बाहर है, इसको हमने नहीं पढ़ाया है। कि एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़े को 50% प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 50% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तभी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया तो निर्माता को कितने का नुकसान हुआ? प्रश्न को थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ शब्द मैं यहाँ भी लिखूंगा, ठीक है। कह रहा है कि 2000 घटक है, 2000 घटक में क्या है कि 5% गुणवत्ता पास नहीं किए हैं। 5% 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 20/2500, यानी कि 2000 टुकड़ों में से 100 टुकड़े क्या किए हैं? अपना गुणवत्ता पास नहीं किए हैं। तो 1900 जो हैं, थोड़ा सा नीचे मैं लिखूं यहाँ पे, तो 1900 जो टुकड़े हैं अपना गुणवत्ता पास कर लिए हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, गुणवत्ता पास कर लिए होंगे। और एक टुकड़े का कीमत कितना है? 50 रुपया है। तो 19 टुकड़े का कीमत कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 19 25 कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, 95,000। फिर कह रहा है आगे कि अनुमान देता है यदि 50% घटक को नहीं, एक मिनट यहाँ से छूट गया, तब भी 25% का लाभ कमाएगा। यदि 95,000 में बेचता है तो 25% का लाभ कमाता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4। 25% की वैल्यू कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं, देखिए 25 दिखेगा यहाँ कार्नर में, 25 चौकों 100 1/4। यदि 4 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये लाभ पर, यानी कि 4 की वस्तु कितना में बेच देते? 5 रुपये में बेच देते। तो यहाँ से लागत मूल्य आ जाएगा, यानी कि 95,000 में बेचने पर हमको क्या होता है? 25% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? इससे कम होगा, इसलिए कम वाला ऊपर। 5 से काटेंगे तो 19 25 कितना होगा? 95, 19,000 और 19 चौको 76, यानी कि जो इसका लागत मूल्य है कितना हो जाएगा? 76,000। ये क्या है? लागत मूल्य, अर्थात क्या है? सीपी है, बात याद रखेंगे। आगे प्रश्न में कह रहा है कि हालांकि 50 घटकों को अस्वीकार कर दिया जाता है। देखिए 2000 टोटल घटक थे, उसमें से 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो 1000 घटकों को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। और एक घटक का, एक टुकड़े का, यानी कि एक पीस का मूल्य कितना है? 50 रुपये है। तो टोटल 50 रुपया ही तो है, 50 रुपया है। तो फिर 1000 टुकड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए उस टुकड़े की लागत कितना है? 76,000 रुपये। लेकिन 50% टुकड़ा खराब हो जाने के कारण बचे हुए 1000 टुकड़े को कितना में बेचना पड़ रहा है? उसको 50,000 में। तो 76,000 की वस्तु 50,000 में बेचे हैं, आपको कितने का घाटा लग गया है? तो आप कहेंगे 26,000 का। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, 1 मिनट। हाँ चलिए इतना ही रन देते हैं। 51 कह रहा है कि एक कार को 6400 में बेचने पर श्रीराव को 20% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो बेहद से आसान सा प्रश्न है। देखिए 6400 रुपये है, ठीक है। 20% हानि का मतलब होता है 20/2500, 1/5, 5 की वस्तु है तो 1 की हानि, यानी कि 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बिक जाएगा। अब देखिए वस्तु पे क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, सबको पता है, तो ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। 4 से काटेंगे तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64, और 16×5 80 कितना हो जाएगा, 8000। कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 देखिएगा। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है। कितना में बेचता है, 460 रुपये में बेचता है, और कुछ नुकसान होता है, ठीक है। जब 460 में बेचता है तो कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसका लाभ उसके हानि का दोगुना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब 460 में बेचता है तो उसे क्या होता है, कुछ रुपए का हानि होता है, मान लीजिए 1 रुपये का हानि होता है। लेकिन जब इस वस्तु को, इस स्कूटर को वह बेचता है 580 रुपये में, 580 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने का लाभ होता है, तो जितना पहले हानि हुआ इसका दोगुना लाभ हुआ। पहले हानि 1 का हुआ तो अब उसका दोगुना लाभ, यानी कि 2 रुपये का लाभ हो गया। तो अब इन दोनों का अंतर देखिए कितने का है, तो कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, 120 का है। अब यहाँ से यहाँ तक अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 3। तो यहाँ पे 3 का अंतर है और यहाँ कितने का है, 120 का अंतर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना हो गया आपका, 40। 1 की वैल्यू 40। जब 1 की वैल्यू 40 तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, निकल तो जाएगा, इससे भी निकालना चाहे तो इससे भी हो जाएगा, जिससे आपकी मर्जी। तो जब 1 की वैल्यू 40 तो 2 की वैल्यू कितना होगा, 80, यानी कि 2 रुपये का लाभ न होके कितने का लाभ हुआ है, 80 रुपये का लाभ हुआ है। यानी कि 580 में बेचा है तो 80 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है उसका, कितना है, कहाँ चला गया, हाँ 500 रुपये क्रय मूल्य, 500 रुपये। कहाँ है ऑप्शन में, 52 का डी, 52 का डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में, 80 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में और 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में चलती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा। देखिए तो नाव की चाल क्या होता है कि धारा की जो विपरीत चाल है और धारा के दिशा में दो चाल है, कहता है कि दोनों का जोड़ और 2 का भाग, ठीक है। जब नाव की चाल पूछेगा तो दोनों का जोड़ और 2 का भाग, और जब धारा की चाल पूछेगा तो दोनों का घटाना फिर 2 का भाग। तो देखिए धारा की विपरीत चाल, विपरीत मतलब क्या होता है कि बोट माइनस वाटर, ठीक है। चाल कितना होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 80 किलोमीटर, और कितने समय में पूरा करता है, 16 घंटे में। तो 16×5 कितना होगा, 80, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के विपरीत चाल है। अब धारा के साथ इसका चाल क्या होगा, तो बोट प्लस क्या, वाटर, बोट प्लस वाटर कितना है, तो 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना में, 12 घंटे में। तो 12 × 6 = 72, 6 किमी प्रति घंटा। क्या पूछा है, नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 11 और 2 से भाग लगा दीजिए, कितना होगा, 5.5 किमी प्रति घंटा। कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आप सही करके आ सकते हैं, ठीक है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 54। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं साइड में, 1 मिनट। हाँ अब आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है तो बहुत आसान,
लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, एक मिनट, कहाँ भाग रहा है? चलिए अब नहीं भागेगा, इसको हमने लॉक कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 22.1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। यानी कि जब 1 घंटे में 22.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इसका चाल कितना हो जाएगा? 22.5। और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का 2 गुना है। ठीक है, देखिए यह पाता है कि उसका धारा का विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब क्या होगा कि बोट माइनस वाटर, और धारा के साथ क्या होगा कि बोट प्लस वाटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का 2 गुना है। यानी कि धारा के साथ यदि 1 घंटा लेता है तो धारा के विपरीत कितना लेगा? 2 घंटा लेगा। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। अब इसको क्या है? समय। ये क्या है? समय। ये क्या है? समय, टाइम। मैं लिख देता हूँ हिंदी में समय। तो समय और चाल हमेशा क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये समय है तो फिर ये चाल है। ठीक है, तो देखिए समय और चाल हो गया। अब यहां से क्या कीजिएगा ना, अब बोट और वाटर का रेशियो लिख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा क्या होता है। यहां से आप क्या कीजिएगा कि दोनों का एक बार जोड़ लीजिएगा और एक बार घटा लीजिएगा। जब ये 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और यह 3 क्या हो जाएगा? बोट की चाल हो जाएगी। और जब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये नाव की वाटर की चाल हो जाएगी। ठीक है, चाल को हमने एक बार जोड़ा, देखिए 2 और 1 3, तो बोट की चाल, और 2 में से 1 गया 1, ये क्या हो गया? वाटर की चाल। अब यहाँ देखिए तो शांत जल में चाल दिया है, शांत जल में नाव की चाल यानी कि बोट की चाल। यहाँ देखिए बोट की चाल 3 मेरे अनुसार है, लेकिन क्वेश्चंस में कितना दिया है? तो 22.5 दिया है। 22 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 22.5। तो 3 से 22.5 हुआ है, कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा? तो मल्टीप्लाई हुआ कितने से? 7.5 से हुआ है क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ। 3 × 5 = 15, 1 5 हाथ से लेकर 7 ठीक है 7.5 से। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 में 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 ही हो जाएगा किमी प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा? वाटर की चाल यानी कि धारा की चाल। यही धारा की चाल पूछा था। 7.5 कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न तो बेहद आसान है। अगला प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं। कहे कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि अपनी बात हमेशा ऊपर, अपनी बात हमेशा ऊपर। तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 2 3 4 का जो HCF होगा आपको पता है 1 होगा, और नीचे वालों का क्या एलसीएम? तो 2 3 4 5 यानी कि 5 चौक को 20, 20 3 60। यही क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। और यही इसका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूं, 1 मिनट यहाँ पे। अब देखिएगा जो 56 प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर जो 56 है ये भी बाहर का प्रश्न है। ठीक है, बाहर का प्रश्न है और ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर एक प्रश्न और रहेगा, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। कह रहा है कि एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। देखिए सचिव हैं और क्या है? वरिष्ठ अधिकारी है। मैं केवल अधिकारी लिख रहा हूं। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी के छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनिएगा। अगले शिफ्ट वाले ध्यान रखेंगे।
करें कि एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। 15 सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं। कुछ सचिव यहाँ होंगे, मान लीजिए कुछ सचिव यहाँ पे होंगे। इसको करेंगे ऑप्शन से बेहद आसान होगा। यहाँ पे कुछ सचिव होंगे जिसमें से 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सचिव यहाँ बचेंगे। फिर आगे कह रहा है कि इसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं। यदि 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं तो अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी पर के पास 5 सचिव होते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि कुल सचिव कितने हैं। ठीक है, हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। यदि पहला ऑप्शन 30 दिया है, अगर इसको हम 30 मान के चले 30, तो 30 सचिव हैं। 15 सचिव छुट्टी पे चले गए, बचे कितने? 15 सचिव। फिर आगे कह रहा था कि प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 अधिकारी हैं। यदि 15 को छुट्टी पे चले जाते हैं तो उसके बाद जितने बचते हैं ना, उसके ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। 15 को बचे तो एक के ऊपर 2 अधिकारी है, तो 15 के ऊपर 30 अधिकारी होंगे। अब बताइए कि 30 को अधिकारी हैं तो 15 को छुट्टी पे चले जाएंगे, ये तो सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला लेके चलते हैं। कौन सा कहाँ गया प्रश्न? 40 को लेके चलते हैं। यदि 40 सचिव होते और 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते तो बचते कितने? 25। अब कह रहा है प्रश्न में कि जितने बचे हैं उसके ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो एक के ऊपर 2 हैं, तो 25 के ऊपर कितने वरिष्ठ अधिकारी होते? 50 होते। और 50 में से 45 को छुट्टी पे चले गए हैं, तो बचेंगे कितने? 5। और कह रहा था कि वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव होते हैं। जितने बचे कितने? 5। क्या 5 वरिष्ठ अधिकारी के पास, एक के पास 5 सचिव होने चाहिए, तो 5 के पास कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। कंडीशन फुलफिल हो गया, तो प्रारंभ में सचिव की संख्या कितनी थी? 40। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 285, 510 और 1440 का आपको क्या करना है? HCF निकालना है। अब देखिए यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि ऑप्शन नो हो तो फिर आपको तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन है डायरेक्ट, तो HCF क्या करता है कि HCF जो भी संख्या होता है उसको डिवाइड करता है। HCF क्या करता है? डिवाइड करता है। अपने फाउंडेशन वाले बैच में हमने बता दिया है। तो HCF क्या करता है? डिवाइड करता है। यानी कि यदि इसका HCF 14 होता ना, तो 14 से 285, 510 और 400, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 285 है, ठीक है, 510 है और 1440 है। यदि इसका HCF 14 होता तो इस 14 से ये तीनों संख्या विभाजित होता। तो क्या देखिए 14 किससे मिलके बना होगा? तो 2 और 7 से। 14 से विभाजित होने के लिए 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 7 से भी। तो क्या इसमें से जो भी संख्या दिया है सभी संख्या 2 से विभाजित है? आप कहेंगे 1440 तो है, 510 तो है, पर 285 2 से विभाजित नहीं है, तो 14 से भी विभाजित नहीं होगी, यानी कि 14 इसका HCF नहीं होगा। रह गई बात 15, तो 15 किससे मिलके बना है? तो 15 आपका मिलके बना है 3 और 5 से। तो जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होंगी वही क्या होगा? 15 से विभाजित होगा। तो 3 से 5 2 10 15, 3 से विभाजित है, 5 से भी है, 5 1 6, 3 से भी है और 5 से भी है, और 4 4 8 9, 3 से भी है, 5 से, यानी कि तीनों संख्याएं क्या हो रही हैं? 15 से विभाजित हो रही हैं। तो 15 आपका HCF हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। अब उसकी आगे बढ़ेंगे 16। 16 किससे मिलके बना होगा? तो 4 चौक को 16 या फिर 2 8 16। 2 से विभाजित होनी चाहिए सभी संख्याएं, लेकिन 285 नहीं है, तो आपका 16 भी नहीं होगा। और 17 से 285 ही नहीं है, बात तो अलग की है। ठीक है, तो बचा कौन?
15 और 15 वह संख्या है जिससे 15 से 285, 510 और 1440 विभाजित हो जाएगा। तो 14 आपका सही उत्तर हो जाएगा। या फिर एक और तरीका आपके पास है कि आप अंतर निकाल के कर सकते हैं। ये तरीका भी हमने आपको बता रखा है। अंतर निकालिए और देखिए किससे तीनों में भाग जा रहा है। जब तक भाग नहीं जाएगा आगे बढ़ते रहिएगा। आप वैसे भी करेंगे आप तो 15 आंसर आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ भाग लगा के चेक कर लीजिएगा कि इस तीनों संख्या में किससे भाग चला जाएगा। जिससे भाग जाएगा वही आपका एसएफ होगा। तो चलिए, जितने भी प्रश्न 23 अगस्त के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए थे उनको हमने अच्छे से विश्लेषण किया है। अब अगले शिफ्ट का इंतजार है और अगले शिफ्ट वाले इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। चलिए फिर आज के क्लास को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं 24 अगस्त के पहले शिफ्ट के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।